नमस्कार। आज हम शब्दों की दुनिया में एक खास चर्चा करने वाले हैं, अंग्रेजी के मुहावरों पर। इडियम्स जिन्हें कहते हैं जी। ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं ना, इनमें अक्सर पूरी कहानी छुपी होती है या कोई गहरी समझ। हाँ बिल्कुल, ये भाषा की आत्मा का हिस्सा है, आप कह सकते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें ये आम और दिलचस्प अंग्रेजी मुहावरे दिए गए, उनके मतलब और कहीं कहीं उनके हिंदी वाले रूप भी। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इनको जरा खोलें, समझे कि ये क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और कैसे ये हमारी भाषा की समझ को, मतलब इस्तेमाल को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये रोजमर्रा की बातचीत को काफी संक्षिप्त और असरदार बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं। शुरुआत एक ऐसे मुहावरे से करें जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्रोत में इसका मतलब दिया है अयोग्य व्यक्तियों को अच्छी चीजें देना, और हिंदी में तो इसका बहुत ही सटीक दिया है, भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ, ये बहुत आम है हिंदी में। कितना दिलचस्प है ना कि अलग अलग भाषाओं में एक जैसे भाव के लिए मुहावरे बन जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं से मुहावरों का असली जादू, वो क्या कहते हैं, चार्म शुरू होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भाषा की सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये दिखाते हैं कि समाज ने अपने अनुभव, अपना ज्ञान और कभी-कभी अपने पूर्वाग्रहों को भी बिल्कुल कैसे छोटे-छोटे यादगार जुमलों में समेट लिया है। सही कहा। भैंस के आगे बीन बजाना हो या कास्टिंग पर्ल्स, ये दोनों एक ही तरह की निराशा दिखाते हैं। एक व्यर्थता का भाव जो शायद हर संस्कृति में कभी न कभी महसूस किया गया है। बिल्कुल सही। चलिए इसी तरह के कुछ और मुहावरों को देखते हैं, खासकर वो जो जानवरों से जुड़े होते हैं। वो अक्सर बड़े रंगीन होते हैं। हाँ, होते हैं। जैसे स्रोत में है चिकन हार्टेड, मतलब दिया है डरपोक या कायर, हिंदी में भी सीधा सा डरपोक। हाँ। ये चिकन मतलब मुर्गी को डरपोक क्यों माना जाता होगा, कोई आइडिया? ये एक दिलचस्प सवाल है। अक्सर मुहावरों की जड़ें ऐसे ही होती हैं, मतलब सांस्कृतिक विचार या जो हमने देखा सुना है। शायद मुर्गी को एक ऐसा जीव माना जाता है जो आसानी से डर जाता है, शायद। हाँ, पर जरूरी बात यह है कि ये मुहावरा सुनते ही एक छली बन जाती है, बहुत ज्यादा कायरता की। और इसी से जुड़ा एक और है स्रोत में चिकन आउट। हाँ मैंने देखा। जिसका मतलब है डर के मारे पीछे हट जाना। तो दोनों ही डर या हिम्मत की कमी दिखाते हैं। ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही मूल आइडिया से, मतलब डर से, कई मुहावरे बन जाते हैं। हाँ ये तो है। अब एक और जानवरों वाला मुहावरा जो मुझे हमेशा बड़ा मजेदार लगा है, कॉक एंड बुल स्टोरी। हाँ, ये तो बहुत चलता है। मतलब है एक अविश्वसनीय कहानी का उपयोग स्पष्टीकरण या बहाने के रूप में करना। हिंदी में कहते हैं बेस सिर पैर की या उठ पटांग कहानी, मुर्गा और बैल की कहानी। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, इसकी असल शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर कई कहानियां हैं, लेकिन सार यही है कि ये दो जानवर ऐसे हैं जिनका आपस में कोई मतलब कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, खासकर किसी कहानी में। तो ये मुहावरा ही अपने आप में एक बेतुकापन लिए हुए है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई ऐसी कहानी गढ़ता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो, जो साफ लगे कि मनगढ़ंत है, झूठी है। अच्छा। भाषा कैसे इशारों से काम लेती है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। जानवरों से जुड़ा एक और है कैटनैप। स्रोत कहता है मतलब है संक्षिप्त नींद। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सीधा है, पर इसकी इमेज बहुत साफ है। बिल्लियां क्या करती हैं? अक्सर दिन में छोटी छोटी झपकियां लेती हैं, है ना? गहरी नींद में नहीं जाती। हाँ, लेती है। तो कैटनैप का मतलब वही है, एक हल्की छोटी सी नींद जो आपको शायद थोड़ा फ्रेश कर दे, पर वो रात वाली गहरी नींद नहीं है। ये रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा है। दिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया से ही भाषा के लिए प्रेरणा लेते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जानवर मुहावरों में डर, झूठ, यहाँ तक कि नींद दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ ऐसे मुहावरों पर आते हैं जो मुश्किल हालात या चुनौतियों से जुड़े हैं। ठीक है। इनमें से एक है कैच 22। स्रोत कहता है इसका अर्थ है एक ऐसी विशेष स्थिति जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने में ही बड़ा फंसा हुआ सा लगता है ना? ये सिर्फ फंसा हुआ नहीं, एक तरह का क्या कहते हैं, दुष्चक्र है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। कैच 22 शब्द असल में जोसेफ हेलर के उपन्यास से आया, उसी नाम का उपन्यास था। अच्छा, उपन्यास से? हाँ, उसमें एक नियम होता है कि अगर कोई पायलट कहता है कि वो पागल है ताकि उसे खतरनाक मिशन पर ना भेजा जाए, तो उसका ऐसा कहना ही ये साबित कर देता है कि वो पागल नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि अपनी जान बचाने की इच्छा रखना तो समझदारी है, पागलपन नहीं। तो इसलिए उसे मिशन पर जाना ही होगा। मतलब आप जिस तरफ से निकलने की कोशिश करें, आप फंस जाते हैं।
ओ, ये तो गजब है। तो ये मुहावरा ऐसी ही निराशाजनक बिना समाधान वाली स्थितियों के लिए इस्तेमाल होता है, जहां सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये तार्किक रूप से फंसा देने वाली स्थिति है। वाह, ये तो कमाल है कि उपन्यास से निकलकर रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। इसी तरह की मजबूती या शायद जिद दिखाने वाला एक और मुहावरा है, कम हेल और हाई वाटर। स्रोत के अनुसार मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बाधा के बावजूद। हिंदी में दिया है कठिनाइयों के बावजूद। इसमें तो बड़ा पक्का इरादा झलकता है। हाँ, इसमें गजब का दृढ़ संकल्प है। हेल मतलब नरक और हाई वाटर मतलब बाढ़। ये दोनों ही बहुत बड़ी कठिनाई या आपदा के प्रतीक हैं। सही। तो ये मुहावरा कहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करके रहूंगा या रहूंगी। ये वो जज्बा है जो हार नहीं मानता। ये दिखाता है कि भाषा कैसे भावनाओं की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए कितनी शक्तिशाली छवियों का इस्तेमाल करती है। ये बात तो है। कठिनाइयों से निकलकर अब तरक्की और रफ्तार की बात करते हैं। एक मुहावरा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जी। स्रोत कहता है इसका मतलब है बहुत तेजी से। हिंदी समकक्ष भी है दिन दुगुनी रात चौगुनी, जो हम खूब इस्तेमाल करते हैं। जी। ये तो अच्छी सकारात्मक प्रगति दिखाता है। बिल्कुल। ये तेज और लगातार होने वाली तरक्की का सूचक है। लीप्स यानी लंबी छलांग और बाउंड्स यानी उछाल। ये छवि ही तेजी और बड़े पैमाने पर प्रगति की है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है। स्रोत में एक और मुहावरे का जिक्र है जो इसका ठीक उल्टा भाव देता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अच्छा, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है अनियमित रूप से। मतलब कभी काम होना, कभी रुक जाना, कोई रेगुलरिटी ना होना। समझ गई। तो ये दोनों मुहावरे दिखाते हैं कि भाषा न सिर्फ प्रगति को बल्कि प्रगति के तरीके को भी दर्शा सकती है, तेज और लगातार या फिर रुक रुक कर। ये बढ़िया तुलना है। अच्छा, अब कुछ ऐसे मुहावरों को देखते हैं जो नैतिकता या तरीकों से जुड़े हैं, जैसे बाय फेयर मीन्स और फाउल। हाँ, मतलब साफ है किसी भी तरीके से ईमानदार या बेईमान। हिंदी में भी यही दिया है। और इसी से मिलता जुलता स्रोत में है बाय हुक और बाय क्रूक, जिसका मतलब है कैसे भी करके, अच्छे या बुरे तरीके से। क्या ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं या कुछ फर्क है? काफी हद तक ये एक ही भाव दिखाते हैं। मतलब लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना, चाहे वो नैतिक हो या ना हो। फेयर मीन्स और फाउल थोड़ा ज्यादा सीधा लगता है, या तो सही तरीके से या गलत तरीके से। बाय हुक और बाय क्रूक की शुरुआत कैसे हुई, ये थोड़ा सा मतलब धुंधला है, पर भाव वही है कि चाहे जैसे भी हो काम निकालना है। ये मुहावरे अक्सर महत्वाकांक्षा दिखाते हैं या कभी कभी हताशा भी, जब मंजिल इतनी जरूरी हो जाती है कि रास्ते की परवाह नहीं रहती। हाँ, ये नैतिकता का सवाल तो उठाते ही हैं। बिल्कुल। ये हमें भाषा के जरिए नैतिक दुविधाओं पर सोचने का मौका भी देते हैं। सही बात है। अब एक और मुहावरा देखते हैं जो सीधे तौर पर अपराध या गलती से जुड़ा है, कैच रेड हैंडेड। हाँ, ये भी आम है। मतलब है किसी को अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ना। ये रंगे हाथ वाली बात तो हिंदी में भी खूब इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। ये मुहावरा इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये एक साफ तस्वीर बनाता है। अपराधी के हाथ अभी भी खून से या सबूत से रंगे हुए हैं, मतलब उसे ठीक अपराध करते समय या उसके फौरन बाद पकड़ा गया है। हाँ, ये किसी भी शक की गुंजाइश को कम कर देता है। इसका इस्तेमाल अक्सर चोरी, धोखाधड़ी या किसी भी गलत काम के लिए होता है जहां सबूत बिल्कुल ताज़ा हो। ये दिखाता है कि कैसे मुहावरे कानूनी या आपराधिक स्थितियों को भी संक्षिप्त और यादगार तरीके से बयान कर सकते हैं। सही बात है। अब कुछ ऐसे मुहावरे जो सामाजिक व्यवहार या निर्णय लेने से संबंधित हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ जी, बहुत मशहूर है। स्रोत कहता है हमें किसी चीज का मूल्यांकन मुख्य रूप से उसकी दिखावट के आधार पर नहीं करना चाहिए। हिंदी में भी यही भाव है, केवल भारी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। ये तो लगभग एक जीवन मंत्र जैसा है। हाँ, ये गहरी और मतलब हर जगह लागू होने वाली सच्चाई बताता है। ये हमें सिखाता है कि ऊपर ऊपर से चीजों को ना देखें, गहराई में जाएं। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई किताब हो या कोई स्थिति। पहली छाप या बाहरी रूप अक्सर धोखा दे सकता है, असली गुण या कीमत अंदर छिपी हो सकती है। ये मुहावरा हमें याद दिलाता है कि पूर्वाग्रहों से सावधान रहें और चीजों को समझने के लिए समय लें। बिल्कुल। इसी तरह निर्णय लेने और नियंत्रण से जुड़ा एक और मुहावरा है, कॉल्स द शॉट्स। हाँ। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है नियंत्रण में होना, प्रभावी व्यक्ति होना। हिंदी में दिया है किसी काम के लिए बुलाना, निर्णय लेने का अधिकार होना। ये शॉट्स बुलाना, ये कहां से आया होगा? इसकी उत्पत्ति शायद खेल से मानी जाती है, खासकर बिलियर्ड्स या पूल जैसे खेल, जहां खिलाड़ी पहले बताता है कि वो कौन सा शॉट खेलने वाला है। अच्छा। या फिर सेना से भी हो सकता है,
जहां कमांडर आदेश देता है। खैर, किसी भी सूरत में ये उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसके पास अधिकार हैं, जो फैसले लेता है, जो इंचार्ज है। ठीक है। चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, कोई प्रोजेक्ट हो या परिवार, कोई ना कोई होता है जो कॉल्स द शॉट्स। ये शक्ति और अधिकार का एक बहुत ही सीधा और प्रभावी चित्रण है। दिलचस्प। अब दो ऐसे मुहावरे हैं जिनके हिंदी मतलब जो स्रोत में दिए हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। अच्छा, कौन से? पहला है कैरी द डे। स्रोत में अंग्रेजी अर्थ है जीत हासिल करना, लेकिन हिंदी अर्थ दिया गया है महत्वपूर्ण होना। ये तो अलग बातें हैं ना? हाँ, ये तो अलग है, जीत हासिल करना और महत्वपूर्ण होना। और दूसरा है कैरी वेट। इसका अंग्रेजी अर्थ स्रोत बताता है महत्वपूर्ण होना, लेकिन इसका हिंदी अर्थ दिया है जीत हासिल करना। यहाँ भी मतलब उलट गए लगते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये दिखाता है कि स्रोतों में कभी-कभी ऐसी मतलब गड़बड़ियां हो सकती हैं, खासकर जब अनुवाद किया जाता है। हाँ, शायद। आमतौर पर, जैसा आपने कहा, कैरी द डे का मतलब होता है किसी बहस में या मुकाबले में या संघर्ष में जीत जाना, दिन अपने नाम कर लेना। हाँ। और कैरी वेट का मतलब होता है किसी की बात का या राय का या उस व्यक्ति का खुद का वजन होना, प्रभावशाली होना, महत्वपूर्ण माना जाना। ठीक। स्रोत में दी गई ये अदला बदली शायद किसी गलतफहमी की वजह से हो सकती है, या अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा बहुत सूक्ष्म होती है और कभी-कभी मतलब संदर्भ पर बहुत निर्भर करता है। सही कहा। तो हमें स्रोत की जानकारी नोट करनी चाहिए, लेकिन साथ ही इन सामान्य अर्थों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। चलिए, अब कुछ और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले मुहावरों पर आते हैं, जैसे चीख पाए जाओ। जी। स्रोत के अनुसार मतलब है बहुत करीब होना, हिंदी में आसपास। ये कैसी नजदीकी है, मतलब अच्छी या बुरी? ये बहुत ज्यादा नजदीकी को दिखाता है, अक्सर इतनी ज्यादा कि थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। चीख यानी गाल और जौल यानी जबड़े का निचला हिस्सा। कल्पना कीजिए कि लोग इतने पास पास हों कि उनके गाल और जबड़े लगभग छू रहे हों। ओह हाँ। ये भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, या जब बहुत छोटी जगह में कई लोग हों। इसमें थोड़ी नकारात्मकता हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। मुख्य भाव है बहुत ज्यादा पास होने का। समझ गई। अब एक और है कोल्ड कंफर्ट। अर्थ है थोड़ी संतुष्टि और हिंदी में झूठी तसल्ली। ये ठंडी तसल्ली क्या होती है? ये ऐसी सांत्वना या हमदर्दी होती है जो कहने को तो दी जाती है, पर उससे असल में कोई राहत नहीं मिलती, कोई मतलब गर्मी या सुकून महसूस नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाए और कोई कहे कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। अब ये बात सच हो सकती है, लेकिन उस वक्त शायद ही कोई दिलासा दे पाएगी। हाँ, सही है। ये तसल्ली ठंडी है क्योंकि इसमें वो भावनात्मक गर्माहट नहीं है। ये उस स्थिति की गंभीरता को कम करती हुई सी लग सकती है। बिल्कुल सही। और एक मुहावरा है कॉल इट अ डे। स्रोत कहता है मतलब है कुछ करना बंद करने का फैसला करना या सहमत होना, काम छोड़कर घर जाना। हिंदी में संन्यास लेना दिया है, पर मुझे लगता है इसका आम मतलब आज के लिए काम खत्म करना ज्यादा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कॉल इट अ डे का सबसे आम इस्तेमाल यही है कि भाई दिन भर का काम पूरा हो गया है और अब आराम करने या घर जाने का समय है। ये उस दिन के लिए काम रोकने का एक अनौपचारिक तरीका है। संन्यास लेना इसका बहुत शाब्दिक मतलब लिटरल अनुवाद लगता है, जो शायद सही भाव ना दे। मूल भाव है बस आज के लिए इतना ही। ठीक है। और आखिर में एक ऐसा मुहावरा जो आजकल की आर्थिक स्थितियों में काफी सुनने को मिलता है, कैश स्ट्रैप्ड। हाँ, ये काफी चलता है। स्रोत के अनुसार अर्थ है निर्धन या पैसे की तंगी। हाँ, स्ट्रैप्ड फॉर कैश या कैश स्ट्रैप का मतलब है कि पैसे की बहुत कमी है, आर्थिक तंगी चल रही है। ये किसी व्यक्ति, परिवार, कंपनी या यहाँ तक कि सरकार के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सीधे सीधे पैसों की कमी की हालत को दिखाता है। तो आज की इस चर्चा में हमने अंग्रेजी के कई दिलचस्प मुहावरों की दुनिया को देखा, उनको समझा। जी। हमने देखा कि कैसे कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन जैसी कहावतें अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसा भाव रखती हैं। बिल्कुल। कैसे कैच 22 एक मुश्किल साहित्यिक विचार से निकलकर आम भाषा का हिस्सा बन गया। और कैसे बाय लीप्स एंड बाउंड्स या बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स जैसे मुहावरे प्रगति की रफ्तार को दिखाते हैं। बिल्कुल। हमने कॉक एंड बुल स्टोरी जैसे मजेदार वाक्यांशों से लेकर कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर जैसी गहरी सीख देने वाली कहावतों पर भी बात की। हाँ, वो भी जरूरी था। और उन मुहावरों पर भी गौर किया जहां स्रोत में अर्थों को लेकर कुछ उलझन थी, जैसे कैरी द डे और कैरी वेट। ये सब दिखाता है कि मुहावरे भाषा को कितना जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं।
निश्चित रूप से इन मुहावरों को समझना सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ाना नहीं है, ये भाषा की आत्मा को समझना है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल विचारों, भावनाओं और स्थितियों को छोटे, यादगार और अक्सर तस्वीरों वाले तरीके से व्यक्त किया जाए। सही। जैसा कि स्रोत के अंत में भी इशारा किया गया है, ये भाषा के रंग हैं जो उसे गहराई और अभिव्यक्ति देते हैं। इन्हें समझने से न केवल हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, बल्कि हम उस संस्कृति के सोचने के तरीके के भी करीब आते हैं जहां से ये मुहावरे निकले हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई अंग्रेजी फिल्म देखें या कोई लेख पढ़ें या किसी से बातचीत सुने, तो इन मुहावरों पर ध्यान देने की कोशिश करें। हाँ, ये अच्छी एक्सरसाइज होगी। देखें कि ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या वे स्थिति को ज्यादा साफ बना रहे हैं? क्या वे कोई खास भाव या रंग जोड़ रहे हैं? ये छोटी सी कोशिश भी भाषा की बारीकियों को समझने का एक नया दरवाजा खोल सकती है। बिल्कुल सही। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।